हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना एक सब्जेक्ट एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट एमबीए थर्ड सेमेस्टर बीबीएयू के सिलेबस में है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम स्टार्टिंग माय सब्जेक्ट एंड इट इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूनिट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में तो हम समझेंगे क्या क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। जैसा कि हमने जाना, हमारे सब्जेक्ट का नाम है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट का। ओके, लर्न द कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम क्या समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस किस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या स्टेप्स है जिसके थ्रू हम कंपनसेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर we will understand what is the difference between financial and non-financial compensation. And then after, understand compensation philosophies, equity, learn job values, job evaluation, pay structures. Then after, we will understand the pay for performance, how we will pay according to performance, according to the skills, according to the competency. So, according to these concepts, we will understand the meaning, scope of compensation management. Actually, what is compensation? Why is it different from the salary or wages? So, this is the particular learning objective from which we will understand the subject. Now, let's start. So, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. What is compensation? Firstly, we have to understand what is compensation. The term compensation is different from salary or wages. How? Compensation means total reward received by an employee in return for work and contribution. So, it is the total reward, and it can be understood as the financial as well as non-financial rewards given in behalf of work or in return of work of employees. So, it is broader than salary alone. समझ गए हम? कंपनसेशन क्या है? ये टोटल रिवॉर्ड है जो एक एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने वर्क के, अपने कंट्रीब्यूशन के बदले में। हमने काम किया, हमें केवल सैलरी मिल रही है तो वो हम कंपनसेशन नहीं बोलेंगे। कंपनसेशन हम किसे बोलते हैं? जब हमारी सैलरी के साथ हमारा इंश्योरेंस उसमें ऐड ऑन हो रहा है, हमारी पेड लीव उसमें ऐड ऑन हो रही है, हमारी रिकॉग्निशन उसमें ऐड ऑन हो रहा है। सो दीज आर द terms which are included in the compensation, not only the term salary. Salary and compensation are different things. Like salary is a part of compensation, not the full compensation. So it may include salary, wages, incentives, bonuses, benefits and other rewards. Okay, compensation क्या होता है हमारा? कि total reward है, इसमें केवल हम सैलरी को नहीं जोड़ते हैं, केवल इंसेंटिव को नहीं जोड़ते हैं, केवल बोनसेस को नहीं जोड़ते हैं, बेनिफिट्स को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इसके साथ में हमारा क्या होता है कि अलग अलग टर्म्स ना होकर के कंपनसेशन के अंदर आते हैं, कि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी सैलरी भी आ जाएगी, आपका इंसेंटिव्स भी आ जाएगा, आपका बोनसेस भी आ जाएंगे, आपके बेनिफिट्स भी आ जाएंगे, अदर रिवॉर्ड्स भी आ जाएंगे। ओके, सो हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू जो है ये समझ सकते हैं कि हमारा कंपनसेशन होता क्या है। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कह सकते हैं राहुल राहुल इज अ Rahul is an HR executive with a basic salary of 35,000 per month. HR है राहुल हमारी कंपनी में, उसकी बेसिक सैलरी क्या है? 35,000 per month है. He also receives allowances, annual income, annual performance bonus, health insurance and paid leaves. Therefore, his compensation is the overall value of these rewards, not just 35,000 rupees. Okay, समझ में आया? क्या है कि एचआर है राहुल, उसको सैलरी जो है वो 35,000 पर मंथ मिलती है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारे अलाउंसेस को पाता है, बहुत सारा एनुअल जो उसका परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पर इंसेंटिव्स पाता है, बोनसेस पाता है। इंस्टेड ऑफ दिस ही आल्सो अवेल हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेड लीव। सो कंपनसेशन में क्या आ गया हमारा? नॉट ओनली द बेसिक सैलरी बट आल्सो द परफॉर्मेंस बोनस, the health insurance and the paid leave. So, therefore, his compensation is the overall value of these rewards, not just 35,000 rupees. ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ गए कि हमारा
कंपनसेशन क्या होता है और सैलरी वेजेस क्या होता है या क्या क्या डिफरेंस होता है। सो कंपनसेशन वर्सेस सैलरी वर्सेस वेजेस क्या होता है हम समझते हैं। कंपनसेशन क्या है, ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट है, अभी हमने समझा। कंपनसेशन के अंदर ही हमारा सैलरी आ जाता है, हमारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं, ऑल थिंग्स आ जाते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल इसका अगर हम समझेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सैलरी है, बोनस है, प्लस इंश्योरेंस है, प्लस लीव है। सो इससे ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा कंपनसेशन है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, सैलरी क्या है और वेजेस क्या है। देखिए सैलरी और वेजेस में भी पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए। जो सैलरी होती है ये हमें मंथली बेसिस पे मिलती है। ओके, कैसे मिलती है सैलरी हमें, ये हमें मंथली बेसिस पे मिलती है। लाइक हमने क्या किया है कि 30 डेज तक काम किया तब हमें जो है सैलरी मिल रही है। लेकिन जो हमारा वेजेस होता है वो क्या होता है, वो हमें पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। जो हमारा वेजेस होता है वो हमें पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। लाइक हमारे यहाँ जैसे कि काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो आते हैं तो उन्हें हम पर डे के अकॉर्डिंग उनको वेजेस देते हैं, दिहाड़ी जिसको बोलते देते हैं, तो वो हमारा वेज हो जाता है। ओके, तो अब सैलरी क्या है, सैलरी यूजुअली फिक्स्ड पीरियडिक पे। यूजुअली क्या होता है, फिक्स पीरियडिक पे है, इस पीरियड के बिहाफ पे हमें इतनी सैलरी मिलेगी, पहले से ही फिक्स हो जाता है। वेजेस क्या है, ऑफन लिंक टू आवर्स, डेज और आउटपुट। वेजेस कैसे कैसे मिल सकता है, या तो वो आवर से रिलेट करके मिलेगा कि आपको इतने पर आवर मिलेगा, 700 पर आवर मिल रहा है आपको, 100 पर आवर मिल रहा है, तो आपका रेट पहले से फिक्स कर दिया गया कि इतने पर आवर आपको काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। देन आफ्टर है हमारा डेज। सो डेज के बिहाफ पे मिलता है हमें वेजेस कि आपने पर डे का अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिल रहा है, 2000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिल रहा है, सो लाइक दिस। एंड और आउटपुट लाइक बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आपको पर पीस के अकॉर्डिंग भी वेजेस मिलता है। लाइक आपने अगर बोल दिया कि मैंने 5 पर्सेस बनाई है तो उसके बिहाफ पे मुझे 100 रुपीज मिलेगा, तो इस बिहाफ पे भी हमें वेजेस मिलता है। एग्जाम्पल, 50,000 पर मंथ सैलरी हो गई हमारी और 700 पर डे के अकॉर्डिंग वेज हो गया। तो समझ में आया, सैलरी क्या है, एक फिक्स पीरियडिक पे है। वेज क्या है, जो हमें क्या करते हैं, आवर्स के बिहाफ पे, डेज के बिहाफ पे या फिर आउटपुट के बिहाफ पे मिलता है। ओके, अब हम समझेंगे कि व्हाई इज कंपनसेशन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें जानना है, क्यों किसी कंपनी में कंपनसेशन मैनेजमेंट की इतनी वैल्यू है, क्यों ये रिक्वायर्ड है। सो द फर्स्ट वन इज द टॉपिक अट्रैक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। जब हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी जो हम एम्प्लॉयज हैं उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं अच्छे अमाउंट पे देना पड़ता है। लाइक जब तक हम किसी एम्प्लॉय की जो उसका वर्क है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, पेड लीव नहीं दे रहे हैं, तब तक केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बिहाफ पे एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नहीं टिकेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय जो है हमारी तरफ, हमारी कंपनी की तरफ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ क्या करें, अट्रैक्ट हो। देन रिटेन वैल्यूएबल टैलेंट। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो ह्यूमन एसेट है, उसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जब तक हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक हम अपने एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, कि पहले तो हम अट्रैक्ट करें अच्छे एम्प्लॉयज को, एंड सेकंड वन इज द कि रिटेन करें जो हमारा वैल्यूएबल कंटेंट है, सॉरी वैल्यूएबल टैलेंट है, उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कब तक के लिए रिटेन कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से कंपनसेशन मैनेजमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज सपोर्ट्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, कंपनसेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अगर आपने बोल दिया कि आपने अच्छा इतना आप टारगेट पूरा कर लिया तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट होता है। आपकी जो कंपनसेशन स्कीम्स होती हैं, कंपनसेशन रूल्स होते हैं, उनके बिहाफ पे ही हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। देन आफ्टर मेंटेन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मेंटेन करने के लिए भी हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इक्विटी मींस इक्विटेबल बेनिफिट्स, लाइक इट कैन बी से
equality, it can be relate to the term equality, equity. So for maintaining the internal and external equity, compensation management is required. Then controls compensation costs. There are a variable cost like compensation costs also. So compensation जो cost होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें compensation management की जरूरत होती है. Supports organizational strategy. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं तो उसके टूल्स बनाते हैं, उसके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमें कंपनसेशन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट होती है, सॉरी जरूरत होती है. इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी इन पे डिसीजंस. सो ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कि हमारा जो पे मिल रहा है लोगों को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है या नहीं है, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन है या नहीं है, इन सबको जानने के लिए भी हमें कंपनसेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, जरूरत होती है. ओके, समझ में आया कि हमारा जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कि कंपनसेशन मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक हम एम्प्लॉयज को ना तो मोटिवेट कर सकेंगे, ना तो उन्हें अट्रैक्ट कर सकेंगे, ना तो उन्हें रिटेन कर सकेंगे, और ना ही हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट, objectives of compensation management. So there are several objectives of compensation management, like attracting, offer competitive rewards to bring suitable candidates or suitable talent. तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट का. अभी हमने समझा था इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें ही हमारा ऑब्जेक्टिव छुपा था. जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ऑफर कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड्स टू ब्रिंग सुटेबल टैलेंट. हम कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि जो हमारा सुटेबल टैलेंट है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो. देन आफ्टर रिटेन. रिटेन का क्या मतलब है? रेड्यूस अवॉइडेबल टर्नओवर. ऐसा ना हो कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो असेट है, ह्यूमन असेट है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. ओके, देयर आर सेवरल चांसेस, बहुत सारे चांस रहते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे ज्यादा अच्छे से कंपनसेशन मैनेजमेंट कर रहा है. इसकी वजह से जो आपका टैलेंटेड एम्प्लॉय था, आपका जो टैलेंटेड एसेट था, आपका जो ह्यूमन एसेट था, वो आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. तो उस टर्नओवर को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंपनसेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है. देन आफ्टर, फॉर मोटिवेटिंग, लाइक कनेक्ट appropriate rewards with desired outcomes. जब तक हम appropriate rewards नहीं देंगे अपने desired outcomes को पाने के लिए, जैसे कि किसी एम्प्लॉय का है, हमें चाहिए कि हमें 50 पीस पर डे के अकॉर्डिंग चाहिए. अब जब तक कि हम अप्रोप्रिएट उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड नहीं देंगे तब तक जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या होगा? मोटिवेट नहीं होगा. तो मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कंपनसेशन मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. फिर फेयरनेस, क्रिएट लॉजिकल पे रिलेशनशिप्स. फेयरनेस होना चाहिए. आप जो काम दे रहे हो, आप जो काम के बदले में पैसा दे रहे हो, रिवॉर्ड्स दे रहे हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हो, तो वो लॉजिकल है या नहीं है, ये जानना जरूरी है. उसमें फेयरनेस है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि आपने इक्वल काम के लिए किसी एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा दिया और किसी एम्प्लॉय को कम पैसा दिया है, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा. देन आफ्टर इट इज कॉम्पिटिटिवनेस सॉरी. सो रिमेन रेलेवेंट टू लेबर मार्केट रेट्स. हमें हमेशा जानना पड़ेगा कि लेबर मार्केट क्या कह रही है, लेबर मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस लेबर का, उस काम के लिए एम्प्लॉयज को कितना सैलरी मिल रहा है, कितना वेजेस मिल रहा है. उसके बिहाफ पे ही हम अपने यहाँ पे जो रिटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को रख सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. तो इसके लिए भी हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है. देन अफोर्डेबिलिटी. तो हम ऐसा तो नहीं है कि कितना भी रुपया दे सकते हैं, कितना भी पैसा दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयज आ जाए. हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, वो क्या अफोर्ड कर पा रहा है. ठीक है. देन कंप्लायंस. कंप्लायंस का मतलब होता है कि फॉलो एप्लीकेबल लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स. हम जो कंपनसेशन मैनेजमेंट करेंगे वो विद लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू ही करेंगे. बहुत सारे हमारे पास लॉज होते हैं, मिनिमम वेज लॉ होता है, बहुत सारे लॉज होते हैं जो हमें बताता है कि हमें एटलीस्ट इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होता है,
मिनिमम वेजेस एक्ट होता है। तो दीज आर सम लॉज जो हमें क्या सिखाते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट करना कैसे है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कितना मैनेजमेंट रहेगा, कितना कंपनसेशन दे सकते हैं, मिनिमम एटलीस्ट हमें उतना देना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में था कि कंपनसेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट? प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जहाँ पे हमें अपना कंपनसेशन मैनेजमेंट करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसे केवल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, उसे नया टैलेंट को अट्रैक्ट करना है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंपनसेशन और व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ओवरऑल विजन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मिशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, किस ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा बना हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। देन आफ्टर वी विल सी सेकंड क्या है हमारा, जॉब एनालिसिस। उसके बाद हम जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें उस जॉब में, उस पर्टिकुलर वर्क में क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमें करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका क्या होगा। लाइक जीडी जेडी होता है ना, आप जानते हैं, तो वो क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या चाहिए अपना, लाइक वी कैन से व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन सी हमें स्किल्स चाहिए, कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, कितना हमें एक्सपीरियंस चाहिए। सो और क्या क्या हमारे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस चीज के लिए, इस काम के लिए, स्टाफ के लिए, इस वर्क फोर्स के लिए हम कितना पैसा देंगे। ठीक है। देन जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, आफ्टर द जॉब एनालिसिस वी विल डिसाइड हाउ मच, मतलब कितना पे करेंगे हम इस काम के लिए। ये जो हमने रिक्वायर्ड काम किया है, हमारा जो वर्क हमने डिसाइड किया कि ये टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये मुझे इस कैंडिडेट से करवाना है, उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि उसको कंपेयर करेंगे कि इस जॉब में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बिहाफ पे फिर हम प्राइस सेट करते हैं, उसका सॉरी रेट सेट करते हैं, लाइक वेजेस एंड सैलरीज डिफाइन करते हैं। Then after, we will do market pay analysis. हमने डिसाइड कर लिया, हमने जॉब एनालिसिस कर लिया, हमने जॉब इवेल्युएशन कर लिया। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या कह रहा है, उस काम को करने के लिए मार्केट में कितना पैसा दिया जा रहा है, हमारा मार्केट पे स्ट्रक्चर कैसा है। देन पे ग्रेड्स एंड पे रेंज। फिर काम को हम बहुत सारे ग्रेड्स में, बहुत सारे रेंज में डिवाइड करेंगे। देन इंडिविजुअल पे डिसीजन, इंडिविजुअली कितना कितना पे किया जाएगा, इंसेंटिव्स क्या रहेंगे, बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच वी विल डिसाइड अवर कंपनसेशन। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या जानेंगे, हम एक सॉरी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो पहले स्टेप में देखो मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन,